हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के क्या नियम हैं। उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तुओं को रखा जाता है तो उससे प्राप्त प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनकी स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के क्या क्या नियम हैं। जिस प्रकार अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम थे, बिल्कुल उसी तरीके से ही उत्तल दर्पण में भी किरण आरेख बनाने के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। यहाँ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में केवल एक ही शब्द का अंतर होता है, वहाँ मुख्य फोकस से गुजर जाती है और यहाँ मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। वहाँ वास्तव में सब काम होते हैं, यहाँ आभासी रूप में ही सब कार्य होते हैं। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये हमने एक उत्तल दर्पण बनाया है। यह हो गया इसका मुख्य अक्ष, उसके ध्रुव और फोकस बिंदु को मिलाने वाली एक सरल रेखा। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर आकर के गिरती है वह मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में फोकस से होकर नहीं जाती है, बल्कि उसके जो परावर्तन की दिशा है यदि हम उसे पीछे मिलाएं तो वह मुख्य फोकस से आती हुई हमें प्रतीत होती है। तो ये हो जाता है पहला नियम। दूसरा नियम होता है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। जैसा कि अवतल दर्पण में पढ़ाया गया था, यह नियम बिल्कुल ऐसे ही है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से, ये हो गया उत्तल दर्पण, यह हो गया मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, जो भी किरण इसके फोकस की तरफ आ रही होगी, यह आने वाली किरण को प्रदर्शित किया गया है। तो जो भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस की तरफ आ रही होगी वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। यह हो जाता है हमारा उत्तल दर्पण में दूसरा नियम। नंबर 3 नियम है उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। अर्थात यदि हमें कोई भी उत्तल दर्पण दे रखा है और कोई प्रकाश की किरण उसके वक्रता केंद्र की तरफ आपतित हो रही है, जो उसकी दिशा है वह इस प्रकार से प्रतीत होगी कि वह वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है, तो वह प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। जिस दिशा में वह आ रही थी उसी दिशा में वह वापस लौट जाती है। उसके बाद नंबर 4 नियम होता है उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण। ये एक उत्तल दर्पण दे रखा है, इसके बिंदु P पर यदि मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में कोई भी प्रकाश किरण इस बिंदु पर आकर के गिरती है तो वह तिर्यक दिशा में ही आपतित हो जाती है और वह इस प्रकार आपतित होती है, इस प्रकार परावर्तित होती है कि जितना हमने आपतन कोण यहाँ बनाया है उतना ही हमें परावर्तन कोण प्राप्त हो जाता है। अर्थात जितना मुख्य अक्ष से यह किरण कोण बनाते हुए इस पर गिरती है उतना ही वह मुख्य अक्ष से कोण बनाते हुए दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो ये हो जाते हैं हमारे उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। उसके बाद यहाँ एक टेबल को प्रदर्शित किया गया है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार। यहाँ केवल 2 ही स्थितियाँ हमें पढ़नी होती हैं। उत्तल दर्पण में पहली स्थिति हम पढ़ेंगे अनंत पर और दूसरी स्थिति पढ़ेंगे अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच में वस्तु कहीं भी रखी हो, चाहे वह वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, चाहे फिर वह फोकस के बीच में रखी हो। सारी की सारी स्थितियाँ इसी स्थिति के अंदर ही समाहित होती हैं। सभी के लिए एक जैसा ही रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, इसीलिए अलग अलग रिजल्ट ना पढ़ करके एक ही रिजल्ट में सभी को समाहित कर लिया जाता है। तो पहली स्थिति है जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, आकार में बहुत छोटा बिंदु साइज का बनता है, साथ ही इसकी जो प्रकृति होती है वह आभासी तथा सीधा होती है। एक बात और आप यहाँ ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी और सीधे बनते हैं, कभी भी उत्तल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं होते हैं। जबकि अवतल दर्पण से होने वाले प्राप्त प्रतिबिंब आभासी भी था एक केस में और बाकी सभी केसेस में वह हमें वास्तविक मिल रहा था। तो यहाँ एक स्पेशल केस यही है, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव ही आभासी तथा सीधे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट केस पढ़ना है, जब भी वस्तु को अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखा जाएगा तो उसके जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह उसके ध्रुव और फोकस के बीच में दर्पण के पीछे ही बन रही होगी।
अत्यधिक इसका जो आकार होगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह फिर से छोटा ही बनेगा। जितने आकार की हमने वस्तु रखी है उससे छोटे आकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, साथ ही वह आभासी तथा सीधा हमें मिलने वाला है। तो इन दोनों केसेस के लिए किरण आरेख और पढ़ लें। जब वस्तु को अनंत दूरी पर उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है तो किस प्रकार इनके प्रतिबिंब की स्थिति और आकार हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले स्थिति में दिखाया गया है जब वस्तु की स्थिति बिंब की स्थिति अनंत पर होती है तो यहाँ हमने एक उत्तल दर्पण को प्रदर्शित किया है। साथ ही मान करके चलें इस उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को अनंत दूरी पर रखा गया है, अर्थात दर्पण से बहुत अत्यधिक दूरी पर वस्तु को रखा गया है। तो जब भी वस्तु अनंत पर रखी होती है तो हम मान करके चलते हैं इससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होंगी, क्योंकि जब भी प्रकाश किरणें बहुत दूर से आती हैं तो उनका जो मार्ग होता है वह एक दूसरे के समांतर मान लिया जाता है। तो जब भी यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर के दर्पण पर गिर रही होंगी तो अभी हमने उत्तल दर्पण से नियम सीखे थे किरण आरेख बनाने के नियम कि यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आकर के गिरती है तो वह फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है, अर्थात जब वह परावर्तित हो रही होगी तो वह ऐसा प्रतीत कर रही होगी कि यह बिंदु F से निकल करके आ रही है। इसी तरीके से यह प्रकाश किरण जो हमने मुख्य अक्ष के समांतर डाली है वह भी परावर्तन के पश्चात उस दिशा में जा रही होगी जिस दिशा में F वह प्रदर्शित कर रही हो। यदि हम इन्हें पीछे मिला करके देखें तो यह ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे यह मुख्य फोकस से आ रही हो। तो यदि आप इन दोनों किरणों का मिलान बिंदु देखें तो ये दोनों किरणें परस्पर किसी भी बिंदु पर इस ओर तो प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। तो यदि हम इन दोनों प्रकाश किरणों को इधर दर्पण के पीछे बढ़ा करके मिलाने की कोशिश करें तो यह दोनों एक दूसरे को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसीलिए हम रिजल्ट निकालते हैं जब भी उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को, किसी बिंब को इससे अनंत दूरी पर रखा जाता है तो इससे बने वाले प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वह दर्पण के पीछे बनती है, साथ ही वह फोकस पर बन रहा होता है और अत्यधिक छोटा अर्थात बिंदु आकार का बन रहा होता है। और जब भी प्रतिबिंब वास्तव में प्रतिच्छेदन से नहीं बल्कि आभासी प्रतिच्छेदन से बन रहे होते हैं, यह काल्पनिक रूप से मिलाए गए होते हैं, तो जिनकी प्रकृति होती है वह आभासी होती है, साथ ही सीधे यह बनते हैं। नेक्स्ट है जब भी वस्तु को अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के P के बीच में रखा गया हो, यह दिखाया गया है उत्तल दर्पण माना अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच में कहीं भी किसी भी स्थिति में यहाँ रखा गया है एक वस्तु को। फिर से यदि हम एक प्रकाश किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो नियमानुसार यह बिंदु F से जाते हुए प्रतीत हो रहे होंगे, यह इस प्रकार परावर्तित हो रहे होंगे जैसे यह F से टकरा करके लौट रहे हों। यदि हम दूसरी किरण यहाँ डाल रहे हों वस्तु से वक्रता केंद्र की दिशा में तो वक्रता केंद्र की दिशा में डालेगी प्रकाश किरण बिना विक्षेपित हुए उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो यह दोनों प्रकाश किरण हमें प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही आप देखें पहली प्रकाश किरण इस दिशा में है और दूसरी प्रकाश किरण इस दिशा में है। जैसे जैसे हम इन्हें आगे की तरफ बढ़ाएंगे इनके बीच की दूरियां भी बढ़ती चली जाएंगी, अर्थात यह दोनों प्रकाश किरणें दर्पण के इस ओर तो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही होंगी। जब ये इस ओर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं तो हम इन दोनों प्रकाश किरणों को यहाँ दर्पण के पीछे मिलाने की कोशिश करें तो यह दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर काट देती हैं जिसकी स्थिति दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होती है। इसलिए रिजल्ट निकाला जाता है जब भी कोई वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, आकार में छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। तो केवल यही दो स्थितियां हमें पढ़नी थी उत्तल दर्पण में। उसके बाद उत्तल दर्पणों का उपयोग कहाँ किया जाता है तो इनका फर्स्ट यूज होता है उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। जो पीछे वाले वाहन आ रहे हैं उनको देखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए ही प्राथमिकता दी जाती है वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में, क्योंकि एक तो यह जो प्रतिबिंब बनाते हैं सदैव सीधा बनाते हैं और साथ ही छोटा बनाते हैं। सीधा बना रहे हैं तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, जो वस्तु आ रही है पीछे से वही हमें दिखाई दे रही होगी, कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा उसकी शेप में। साथ ही छोटा प्रतिबिंब बना रहे हैं तो इसीलिए जो ज़्यादा बड़ा रेंज है, ज़्यादा बड़ी रेंज तक ड्राइवर पीछे देख पाएगा, वह यह देख पाएगा कितनी दूरी तक कोई भी वस्तु हमारे पीछे आ रही है। जब छोटा प्रतिबिंब बना रहे हैं तो अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में वह समर्थ बन जाता है। इसीलिए ही उत्तल दर्पणों का प्रयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में वाहनों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो आपको यही आंसर लिख लेना है।
नेक्स्ट है, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। अब ये जो सिक्योरिटी दर्पण होते हैं वे किस तरीके से वर्क करते हैं? ये जो उत्तल दर्पण होते हैं इन्हें सीलिंग पर लगा दिया जाता है, जैसे जहाँ पंखे लटकाए जाते हैं वहीं इन दर्पणों को लगा दिया जाता है। ये जो दर्पण होते हैं सिल्वर कलर में होते हैं, तो जैसे ही हम इन दर्पणों को ऊपर लगा देते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो अंदर दुकान में प्रवेश कर रहा है या दुकान से जा रहा है उसके छोटे छोटे प्रतिबिंब हमें उस दर्पण में दिखाई देने लगते हैं। हम पूरे के पूरी दुकान का जो प्रतिबिंब है वो उस छोटे से दर्पण में देख सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति केवल उस दर्पण को देखते हुए यह नज़र रख सकता है कि दुकान के अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये हो जाता है उत्तल दर्पणों से बनने वाले किरण आरेख। जब भी उत्तल दर्पण के सामने वस्तुओं को विभिन्न स्थितियों में रखा जाता है तो किस प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका आकार साइज क्या होता है, साथ ही उनकी स्थितियाँ क्या होती हैं। और यह भी हमने पढ़ लिया कि उत्तल दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।